हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर पे। जैसा कि मैं आप लोगों को फ्यूचर कैरियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। सोशल साइंस में आप लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, संसाधनों विकास, और अभी जो चल रहा है क्लास पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं पावर शेयरिंग चैप्टर, सत्ता में साझेदारी। आप लोग पहला वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं सत्ता में साझेदारी क्या होता है, सत्ता में साझेदारी किसे कहते हैं। और इस सत्ता में साझेदारी चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे दो देश के बारे में, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। और यह भी बता दिया गया है आप लोगों को पहला वीडियो के माध्यम से, यहाँ के लोग, श्रीलंका के लोग और बेल्जियम के लोग किस प्रकार भाषा के आधार पर बटे हैं, कोई तो धर्म के आधार पर बटे हैं। आज हम लोग जानते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम अपने देश को बढ़ाने के लिए, देश को आगे करने के लिए, देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था से बढ़ाने के लिए क्या करता है, हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, जानेंगे आज बेल्जियम के बारे में। देखिए, क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। इसने देखा, यहाँ के लोग ने देखा कि हमारा देश जो है बेल्जियम, तीन भाषा के आधार पर बंटा है, एक डच, फ्रेंच और जर्मन भाषा। 59% लोग क्या बोलते थे, 59% लोग डच बोलते थे और 40% लोग फ्रेंच बोलते थे और 1% लोग जर्मन बोलते थे। ये सब भी अलग अलग क्षेत्र में जाके बसे, एक फ्लेमिश के इलाका में, एक बेलोनिया के इलाका में, एक जर्मन में, सॉरी ब्रुसेल्स में। ये जो विविधता था इस देश का, यहाँ के लोगों ने ये समझा कि नहीं, ये हमारे देश में ये बुराइयां हैं, त्रुटियां हैं हमारे अंदर। जब ये खत्म हो जाए तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। देखिए क्या इसने क्या क्या, पहला क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। इसने कहा कि यहाँ के लोगों ने समझा कि हमारे अंदर बुराइयां हैं। फिर 1970 और 1993 के बीच 4 बार संशोधन किया। उसका जो देश था, वहां का जो लॉ था उस देश के बेल्जियम का, उसने अपने देश के संविधान में 4 बार संशोधन किया। क्योंकि ताकि यहाँ के जो लोग हैं, बेल्जियम के लोग, मिलजुल कर रहे, आपस में एकता रहे। एकता रहेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। पढ़ते हैं आगे, कितने बार संशोधन किए? 4 बार, 1970 से 1993 के बीच में। और इसके बाद बेल्जियम द्वारा कुछ मॉडल अपनाया गया। अब मॉडल क्या अपनाया गया? मॉडल अपनाया गया, ये जानते हैं। पहला था, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या समान होगा। इसने मॉडल क्या अपनाया? केंद्र में डच और फ्रेंच बोलने वाले भाषाओं वाले संख्या की, फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या समान होगी। जितने मंत्री फ्रेंच भाषा के रहेंगे उतने मंत्री डच भाषा के रहेंगे। और कोई भी लॉ, कोई भी कानून तभी पारित होगा जब दोनों भाषाओं के लोग सहमत होंगे। यदि फ्रेंच भी कह देंगे ये कानून ठीक है और डच भी कह देंगे ये लॉ ठीक है, तभी पारित होगा। कितनी अच्छी वाली बात है। और इसके अलावा क्या होता है, देख नाम पे आगे। और क्षेत्रीय सरकार बांटा गया। क्षेत्रीय सरकार की, जैसे यहाँ के 3 क्षेत्र में रहते थे लोग, कौन सब? फ्लेमिश और बेलोनिया और ब्रुसेल्स। बोला कि यहाँ के लोगों ने सोचा क्षेत्रीय सरकार कर दिया जाए, कि डच भाषा जो यहाँ रहते थे फ्लेमिश में, यहाँ अलग सरकार बना दिया जाए, और बेलोनिया जो इलाका है वहां अलग सरकार बना दिया जाए, ताकि अपन, जैसे देखिए, और इन लोग का कंट्रोल क्या कौन करेंगे? केंद्र। जैसे हमारे देश में जो प्रधानमंत्री अभी तो नरेंद्र मोदी है, तो ये हर एक राज्य पर नजर रखते हैं। देखिए क्या हुआ, ये दो इलाका जो था
इस दोनों इलाका में अलग अलग मंत्री, अलग अलग सरकार बनाया जाए। कौन कौन? फ्लेमिश और बेलोनियन। अब देखिए, उसके बाद बच गया कौन? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स का अलग सरकार बनाया गया और ब्रुसेल्स का क्या किया गया? अलग सरकार बनाया गया और वहां भी दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या समान थी। और ब्रुसेल्स में भी क्या था? दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या समान थी। क्षेत्रीय सरकार बांटा गया। उसके बाद क्या हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम का जो राजधानी ब्रुसेल्स था, वहां का अलग सरकार बनाया गया और वहां भी एक कानून बनाया गया कि यहाँ भी जो है इसका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहाँ भी दोनों भाषा, डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले की संख्या समान होगा। दोनों जो मंत्री होगा दोनों की संख्या समान होगी। उसके बाद इसके अलावा एक और सरकार बनाया गया जिसका नाम क्या है? सामुदायिक सरकार। कुछ मसले होते हैं जो केंद्रीय राज्य नहीं ले सकते हैं, इसके लिए एक अलग सरकार बनाया गया जिसका नाम क्या है? सामुदायिक सरकार। जैसे कोई चर्च, मंदिर, इसके लिए कौन सा सरकार बनाया गया? जो सामुदायिक सबके लिए हो, इसके लिए सामुदायिक सरकार बनाया गया। फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, तुरंत रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या किया? क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को इसने समझा, स्वीकार किया। ये समझा कि मेरे अंदर ये बुराइयां हैं जो हम लोग जो क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं। फिर 1970 और 1993 के बीच में 4 बार संशोधन किया अपने संविधान का, ताकि यहाँ के लोग मिलजुल कर रहे। इसका बस सोच जो था, ये किस प्रकार व्यवस्था किया जाए, कौन से नियम लागू कर दिया जाए ताकि बेल्जियम का लोग मिलजुल कर रहे, आपस में एकता बनाए रखें। देखिए, अब उसके बाद बेल्जियम द्वारा कुछ मॉडल अपनाया गया। क्या? केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले की संख्या समान होगा। कोई भी कानून तभी पारित होगा जब दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या समान होंगे और उस लॉ के लिए सहमत होंगे, तभी क्या होगा? पारित होगा। और उसके बाद क्षेत्रीय सरकार, जैसे बेलोनिया और फ्लेमिश इलाके में दोनों बटे हुए थे, यहाँ के अलग अलग सरकार बना दिया गया ताकि अपनी भाषा वाला, जैसे डच भाषा वाला जो कहाँ रहते थे फ्लेमिश में, वहां ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके, ज्यादा एकता बनाए रखे। वहां डच भाषा बोलने वाले के लिए डच से कोई सरकार बन गया। बेलोनिया इलाका जो था, वहां जो फ्रेंच बोला जाता था, वहां फ्रेंच वाले को में से किसी को सरकार बनाया गया। फिर एक बच गया ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स का अलग सरकार बनाया गया और वहां भी क्या है? क्या गया? दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या समान था। ये मॉडल अपनाया किसने? बेल्जियम ने। फिर इसके अलावा इसके अलावा एक और सरकार बनाया गया। इसके अलावा एक और सरकार बनाया गया, सामुदायिक सरकार। ठीक है। अब इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। आप लोग को लग रहा होगा कि बड़ी जटिल है, लेकिन बहुत अच्छा है। आज भी बेल्जियम को एक विकसित देशों में काउंट किया जाता है, नाम आता है इसका बेल्जियम का। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग श्रीलंका के बारे में।
श्रीलंका आप लोग को बता दिया गया था पिछले वीडियो के माध्यम से श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो। यहाँ भी 3 धर्म के आधार पर बटा हुआ था यहाँ के लोग। कौन सा धर्म थे? बौद्ध धर्म, हिंदू और मुसलमान धर्म और ईसाई धर्म। बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग थे 74% लोग थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग क्या बोलते थे? भाषा सिंहली। और 18% जो लोग थे वो तमिल बोलते थे, जो हिंदू और मुसलमान थे। और 7% जो लोग थे वो ईसाई बोलते थे। ये तमिल और सिंहली दोनों भाषा बोलते थे। अब देखिए श्रीलंका में क्या होता है। श्रीलंका में होता है क्या? पहले तो ये देश कब आजाद हुआ ये जानिए। श्रीलंका स्वतंत्रता मिली कब? 1948 से। भारत से 1 साल बाद। भारत से कितने साल बाद? 1 साल बाद स्वतंत्रता मिली। अब देखिए यहां क्या हुआ? सिंहली भाषा का दबदबा था। सिंहली भाषा का दबदबा था। यहाँ के जो लोग थे उसके मन में ये हुआ, सिंहली भाषा वो तो 74% थे सिंहली भाषा बोलने वाले। ये लोग सोचे कि हम लोग का ज्यादा आबादी था, हम लोग की ज्यादा संख्या थी सिंहली भाषा बोलने वाले, हम लोग तो ज्यादा खून बहा है, तो क्यों नहीं मेरा वर्चस्व होगा? ये किसने सोचा? सिंहली भाषा वाले ने। तो यहाँ क्या क्या है? अपना दबदबा बनाया था, तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह। तमिल, ईसाई। यहाँ बिल्कुल किसका दबदबा था? सिंहली भाषा वाले। अब देखिए 1956 में सिंहली भाषा को एकमात्र राजकीय भाषा घोषित कर दिया। वहां जो सिंहली भाषा वाले 74% थे, वहां तो तमिल भाषा और ईसाई धर्म के लोग थे। ये डायरेक्ट बस सिंहली भाषा ही बोली जाएगी। जो तमिल वाले थे उसे भी मजबूरन बोलना पड़ता, क्योंकि सरकार जो किसकी थी? सिंहली भाषा की। फिर क्या हुआ? यहां तक ये नहीं हुआ, आगे क्या हुआ देखिए। सरकारी नौकरी में भी सिंहली भाषा को प्राथमिकता दिया गया। ऐसा कि कोई भी नौकरी होगा या किसी को भी नौकरी होगा, सबसे पहले किसे मिलेगा? सिंहली भाषा बोलने वाले। जब सिंहली वाले भाषा सबको हो जाएंगे नौकरी, अब नहीं कुछ सीट बच जाएंगे, तभी तमिल वाले भाषा जो बोलते हैं उसे मिल पाएंगे। कुछ बाहरी आवाज हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा है, कुछ दिन की बात है। देखिए सरकारी नौकरी में भी बस किसको मिलेगा? पहले सिंहली भाषा वाले बोलने वाले। फिर आगे क्या है इसका कानून? सिंहली भाषा स्कूल कॉलेज में भी सिंहली को ही प्राथमिकता दिया गया। मतलब नामांकन जो होगा सिंहली भाषा बोलने वाले का ही बच्चों का ही सबसे पहले। बिल्कुल तानाशाह। अब देखिए यहां जो आगे इसका लोग क्या हो रहा? बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। किसको दिया गया संरक्षण? बौद्ध धर्म को। मतलब जो अदर धर्म को भी मानते, दूसरे धर्म को भी मानते, अब वो नहीं, अब बौद्ध धर्म को ही मानो। यहां तक कि बौद्ध धर्म का मंदिर बन रहे हैं, लेकिन अलग जैसे हिंदू मुसलमान का मंदिर मस्जिद था, ईसाई धर्म का जो मंदिर मस्जिद था, मंदिर तब था, वो तोड़े जा रहे हैं। ये कहां का लॉ था? श्रीलंका का ये सब काम। इसके कारण क्या होगा? ये सब देखा जब तमिल भाषा वाले लोग, तो वो नाराज हो गया। तमिल जनता नाराज हो गया। क्यों नहीं नाराज हो? जब एक ही घर में 2 भाई रहे, एक को मम्मी पापा बहुत माने और एक को नहीं माने, तो एक तो नाराज होगा। अब देख रहे हैं कि जितनी भी जो कोई भी लोग बना रहा है ये श्रीलंका सरकार, तो बस सिंहली भाषा के लिए। एक तो इसकी वर्चस्व है,
सरकारी नौकरी में भी क्यों नहीं प्राथमिकता है सिंगली भाषा वाले की। स्कूल कॉलेज में भी नामांकन होगा सबसे पहले किसका होगा, सिंगली भाषा वाले का। फिर क्या करते हैं तमिल भाषा वाले लोग चुप नहीं बैठते हैं। देखिए तमिल लोग ने सरकार और राजनीतिक व्यक्तियों को अपना दुश्मन मान लिया। क्यों नहीं माने, अब क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं बस किसके लिए कर रहे हैं, सिंगली भाषा के लिए। इसका मतलब तो ये नहीं कि तमिल भाषा बोलने वाले लोग खून नहीं बहाया है देश के लिए। अरे भाई तुम्हारा सिंगली भाषा बोलने वाले की संख्या अधिक था तो अधिक व्यक्ति ही लड़ेंगे देश के लिए ना। ये नहीं कि 18% हमारे तमिल भाषा है तो 18% ही उधर सिंगली भाषा आएंगे, 36% ही पूरा देश को विजय बनाएंगे, स्वतंत्र कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं था। अब देखिए क्या इसने किसको दुश्मन मान लिया, सरकार, वहां की सरकार है और राजनीतिक व्यक्तियों को अपना दुश्मन मान लिया। कौन, तमिल के जनता। खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई इसने, क्या किया, खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई, जिसे इलम नाम से बनता है। इलम मतलब क्या होता है, सरकार। राजनीतिक पार्टी बनाई, इस पार्टी का मांग था, इस पार्टी का क्या मांग था, किससे, ये जो सिंगली का जो सरकार था यहाँ श्रीलंका में, इससे मांग था। क्या क्या मांग था, तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाओ। जैसे सिंगली राजभाषा है आज के भाषा, ऐसे ही तमिल भाषा को भी राजकीय भाषा बनाओ। और दूसरा मांग था शिक्षा और रोजगार में भी समान अवसर प्राप्त हो। जैसे कि सिंगली भाषा को जिस सरकारी नौकरी में प्राथमिकता है, वैसे ही तमिल भाषा को भी दीजिए। बिल्कुल अच्छा मांग था, कोई जायज मांग था, कोई नाजायज मांग नहीं किया है तमिल भाषा वाले ने। लेकिन सिंगली सरकार ने इसे नकार दिया, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां उसकी संख्या अधिक थी। लेकिन ये भी तो चुप नहीं बैठे, इसने क्या किया, उग्र संगठन। यदि आप लोग, यदि हम देख रहे हैं कि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोग भी कुछ करेंगे, कोई भी रे, तो अब तो युद्ध होना तय हो गया। तो इसने क्या किया, तमिल जनता ने उग्र संगठन बनाया। उग्र संगठन बनाया, लिट्टा समूह, आप लोग पढ़े होंगे, इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है, लिट्टा संगठन, लिट्टा समूह। इसका नतीजा क्या निकला, गिरिह युद्ध। क्या निकला नतीजा, गिरिह युद्ध। गिरिह, आपसे पूछा गिरिह युद्ध क्या होता है, जब घर के दो भाई आपस में ही लड़ बैठते हैं। देखिए श्रीलंका तो एक देश है, यहां श्रीलंका के ही, तो श्रीलंका में ही जो रहने वाले सिंगली भाषा वाले और तमिल भाषा वाले दोनों आपस में क्या किए हैं, लड़ बैठे हैं। इसी घर में तो झगड़ा, इसी श्रीलंका के अंदर में झगड़ा, जिसे क्या कहेंगे, गिरिह युद्ध। और ये थोड़ा दिन तक नहीं चला, कई वर्षों तक चलते रहा। इसके भी लोग मारे गए, सिंगली भाषा को भी लोग मारे गए। अब आगे पढ़ते हैं, सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर करिए। एक बार मैं फिर से इसे दोहरा देता हूं। पहला क्या क्या स्वतंत्रता कब मिली इसको, श्रीलंका को 1948 ईस्वी में। श्रीलंका का भाषा, सिंगली भाषा का ही दबदबा था यहाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ 74% लोग कौन सा भाषा बोलते थे, सिंगली भाषा। 1956 में सिंगली भाषा को एक मात्र राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया, सिंगली सरकार ने। जो बस यहाँ जो बोली जाएगी भाषा कौन सी, सिंगली ही। और सरकार, इसका जो लॉ बना अगला, सरकारी नौकरी में भी सिंगली भाषा को प्राथमिकता दिया गया। सबसे पहले नौकरी होगा सिंगली भाषा बोलने वाले को ही होगा। और उसमें भी जितना बड़ा पद है वो तो फिक्स है, सिंगली भाषा का ही है। और स्कूल कॉलेज में भी सबसे पहले किसको प्राथमिकता दिया गया, सिंगली भाषा वाले का। और बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया गया। और इसके कारण क्या हुआ, तमिल जनता नाराज हो गए और इसने क्या किया,
सरकार तो वहां की सरकार और राजनीतिक व्यक्तियों को अपना दुश्मन मान लिया। उसके बाद खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई, सरकार बनाई। इसके बाद क्या हुआ, कुछ मांग रख दिया। क्या क्या मांग रखा? तमिल को भी राजकीय भाषा घोषित कर दिया जाए और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो। जब ऐसे में क्या हुआ, तमिल जनता जो थे किससे मांगा? सिंगली भाषा से। सिंगली भाषा में जो सरकार बनाई, क्योंकि यहाँ 74% लोग सिंगली बोलते थे, लेकिन ये सिंगली भाषा ने नकार दिया नहीं। फिर इसने उग्र संगठन बनाया, लिट्टा समूह के नाम से जाना जाता है। इस लिट्टा समूह ने युद्ध को छेड़ दिया। युद्ध छेड़ा गया मतलब युद्ध शुरू हो गया। इसका नतीजा क्या होगा? गृह युद्ध स्टार्ट। मिलते हैं फिर अगले क्लास के रूप में। बाय। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। बाय।